संदर्भ विधि का हमने पहले कार्य तक पढ़ लिए, अर्थात उसके प्रकारों के बारे में आपको बता दिया था कि स्रोत होते क्या हैं, सोर्स होते क्या हैं। सोर्सों को हम ज्ञान एवं सूचनाओं के द्वारा, ज्ञान एवं सूचनाओं के मूल से व्यक्ति या घटना के समय स्थान से संबंधित हो या किसी व्यक्ति से संबंधित हमें कोई भी सूचना हो, वो सोर्स के रूप में आती है। उसके हमने कल आपको विभिन्न प्रकार बताए थे, जैसे ताम्र पत्र पर लिखे हुए अंकन है, उनके माध्यम से इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, शिलालेखों से भी ले सकते हैं, सिक्कों से भी ले सकते हैं, ऐतिहासिक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति विशेष की जीवनी से ले सकते हैं, जिस किसी ने आंखों देखा हाल लिखा हो उनकी जीवनी से भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कल बता चुके हैं, जैसे भित्ति चित्र, गुहा, ये सारी चीज़ें स्रोत के रूप में कार्य की जाती है या स्रोत के रूप में हमने कल आपको बताया था। जैसे पुरातात्विक खुदाई, पाषाणकालीन जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इसमें से जो हमें आकलन एकत्रित किए, जो सोर्स मिले, उन सोर्सों के द्वारा हम एसएस में विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभदायक प्रेरणा का स्रोत हो, उन स्रोतों के बारे में कल हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपको कल बताया स्रोत एवं संदर्भ। अब संदर्भ क्या है इसमें? संदर्भ से तात्पर्य उन प्रमाणिक विषय वस्तु से है। क्या? उन प्रमाणिक विषय वस्तु से है। संदर्भ जो होता है वो प्रमाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोत के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद किया जाता है। जी हाँ, ये एक प्रमाणिक विषय वस्तु होनी चाहिए, ऑथेंटिक, और जिनका निरूपण जो हम कर चुके हैं प्राथमिक एवं सहायक सोर्स के रूप में, पहले जो हम उनको लिख चुके हैं, हमारी जो बुक है उसमें उनके सोर्स के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद किया जाता वो होती है, कहते हैं ना हमारी संदर्भ सूची, ये लेखक वहाँ से हमने इस पार्ट को यहाँ से लिया था, बुक वो थी, पेज नंबर इतना था, राइटर इतना था, ये चीज़ हमने वहाँ से ली थी, वो सारी संदर्भ सूची में आ जाती है। संदर्भ आती है ना, कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, अध्ययन को किस प्रकार स्पष्ट, ये क्या होनी चाहिए, मूल रूप से होनी चाहिए प्रमाणिक। उसके बाद जो पहले हम सोर्स के रूप में उसका उपयोग कर चुके हैं कि गहन अनुसंधान के बाद किया जाता है, सब जब अनुसंधान कर लेते हैं उनका सूक्ष्म रूप से, बहुत गहन अध्ययन से, तब इसको हम रिपोर्ट करते हैं, किसमें? संदर्भ के रूप में। फिर इसके विषय के प्रकार विद्वानों द्वारा लिखित जो हमारा जो विषय में करते हैं, बहुत से पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, उनको ये संदर्भ ग्रंथ सूची एक बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। जैसे विद्वान, बहुत सारे जो विद्वान उन्होंने पीएचडी के बाद पीएचडी और डीलिट इनके रूप में जो संदर्भ जो ग्रंथ सूची है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये सारे ग्रंथ, ये विषय ग्रंथ, ये संदर्भ ग्रंथ की सूची में आते हैं, जिसका हम ऑथेंटिक हमारे पास मूल है, प्रमाणिक हमारे पास क्या है, विषय वस्तु का हमने अध्ययन किया है, वो सारे हम किस में लिखते हैं, हमारा जो थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, जब पीएचडी का हम पूरा एक गहन अध्ययन कर लेते हैं, फिर अलॉटमेंट होती है, वो बहुत सारी प्रोसेस है इसमें करने के लिए, बहुत सारे सोर्सों को एकत्रित कर फिर उनको गहन अध्ययन करके उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय क्या हुआ होगा, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़, वो सारी फिर हम संदर्भ ग्रंथ में इनको इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारे स्रोत संदर्भ विधि के कार्य और पद। इसके क्या कार्य हैं? स्रोत संदर्भ विधि के कार्य और पद। अब क्या है कार्य और पद? स्रोत संदर्भ विधि के कार्य पद। पहला है इसमें अध्यापन विषय वस्तु
बिंदु का चयन। जी हाँ, सही है। पहला इसमें है अध्यापन विषय वस्तु का चयन। जब हम कोई भी थीसिस लिखते हैं, कोई भी अपनी जो डायरी लिखते हैं, उसके विषय वस्तु का चयन हम किस प्रकार से करें, इन स्रोतों को करते हुए हमें किसी प्रकार की किसी के ऊपर रिसर्च करना है, तो उस विषय वस्तु के चयन के लिए ये जो संदर्भ ग्रंथ है, स्रोत है, वो हमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं विषय वस्तु का चयन करने के लिए। अध्यापन विषय वस्तु का चयन। दूसरा इसमें अध्यापन विषय वस्तु बिंदु से संबंधित स्रोत संदर्भ का शिक्षक द्वारा अध्ययन एवं चयन। कोई चीज है, मेन पॉइंट हमने लिया, जैसे हमने मराठा साम्राज्य शिवाजी का, जैसे विषय बिंदु, इसमें एक टॉपिक है विषय बिंदु का शिक्षक द्वारा चयन। जी हाँ, वो विषय वस्तु का ये अब से मेन प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमें मूल लेना किसका है, तो शिक्षक द्वारा चयन करना है इसमें। तो जैसे हम मराठा साम्राज्य तो बहुत बड़ा, उस मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, रहन सहन, खान नीति, युद्ध नीति, छापामारी, विदेशों के संबंधित वो तो ये मूल रूप से सारी उसकी परिवेश की जानकारी हमें ले ली। अब हमें एक ही आदमी पर एक क्या करना है, स्रोत ढूंढने, उसके संदर्भ ग्रंथ लेना है। तो हमें जैसे शिवाजी के ऊपर अध्ययन करना है, तो ये इसमें ये कार्य कह रहे हैं कि विषय वस्तु का शिक्षक द्वारा चयन, उस विषय बिंदु का हम किसके प्रति, क्या शिवाजी महाराज का पूरा जो एनालिसिस करना है, उसके बारे में जो संदर्भ स्रोत ग्रंथ है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है पाठ में प्रस्तुत किए जाने वाले स्थलों एवं प्रस्तुतिकरण विधि का चयन। जी हाँ, पाठ में प्रस्तुत किए जाने वाले स्थान एवं प्रस्तुत किए जाने वाले स्थलों एवं प्रस्तुतिकरण विधि का चयन। स्थान कह लो, स्थलों करो, प्रस्तुतिकरण विधि का चयन। प्रस्तुतिकरण विधि का चयन किस प्रकार करेंगे? जी हाँ, पाठ में हमने सारे रिसर्च स्रोत खोज के लेके आए, जो स्थल से जो घटना संबंधित है उसका पूरा हमें अपना प्रेजेंटेशन देकर बताना होगा। कालीबंगा सभ्यता में वहाँ काले चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए उसका नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा। काले रंग की वहाँ पर मृदभांड मिले थे, अन्नागार मिले थे, ऊँट का दांत मिला था, ये सारी चीज़ें मिली थी। भूकंप के भी झटके आए थे वहाँ पर, नगर नियोजन बहुत अच्छी थी वहाँ की। तो ये सारी स्थल या स्थान से संबंधित जो घटना है ना, उसका प्रस्तुतिकरण के कार्य में ये बहुत ही लाभदायक है, उसका चयन करना चाहिए। पाठ की प्रस्तावना एवं प्रारंभ, वही है प्रस्तावना, हम कोई चीज की करेंगे तो इनका कार्य होगा प्रस्तावना और चयन के। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है स्रोतों का प्रस्तुतिकरण। 2-3 शिक्षार्थियों का पढ़वाना, 2-3 शिक्षार्थियों के द्वारा पढ़वाना। जी हाँ, जब संदर्भ स्रोत लेके आए ना, तो जैसे कक्षा का माहौल ऐसे बना लें कि आप भी टीम में शामिल थे, कोई टीम लेके जाए, उन टीमों को समझा दें आपको इस पर कार्य करना, आपको इस पर कार्य करना, आपको तो उनका जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो सब क्लास के द्वारा एक डिवाइडेशन में करके कक्षा में उन बालकों के द्वारा करवाया जाना चाहिए, बालकों से पढ़वाया जाना चाहिए, जिससे बालक को लाभ प्रदान हो सके। स्रोत या संदर्भ के ज्ञात होने वाली जानकारी के आधार पर संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा, वो एक ही चीज है जो हमने बता दिया ना, विषय वस्तु बिंदु, कोई भी टॉपिक हमें करना है, उस टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी है। जैसे लक्ष्मीबाई के ऊपर हमें बनानी है, अपनी थीसिस बनानी है। लक्ष्मीबाई का पाठ है हमारे एसएस की बुक में, तो पहले लक्ष्मीबाई के बारे में बच्चों को, लक्ष्मीबाई कौन थी,
क्या थी, क्या है लक्ष्मीबाई, कौन है, आम नागरिक है, सामान्य महिला है, या कोई वीरांगना है, उसके बारे में कक्षा में पहले बालकों से परिचर्चा करना। उसके बाद इसका पॉइंट है श्यामपट्ट लेख के रूप में सार अंकन, कोई भी चीज हम बता रहे लक्ष्मीबाई की पूरा सार आपने बता दिया, बच्चों की चर्चा कर ली। फिर हम श्यामपट्ट पर उस लक्ष्मीबाई 18 सितंबर की क्रांति, जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं अपना या टॉपिक है हमारा पढ़ाने के लिए, उसके बारे में श्यामपट्ट पर सार अंकन करना, जिससे बालकों को ज्ञान में वृद्धि हो सके और बालक महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छे से लाभार्जित हो सकें। अगला पॉइंट है इसमें, अगला जो पॉइंट है वो है अंतिम निष्कर्ष निकालना। जी हाँ, सारी चीज़ों को हमें बता दी और बता के अब लक्ष्मीबाई के बारे में हम अंतिम रूप से क्या कहेंगे। क्या वो एक ही ऐसी महिला थी जो हमारी सारे जो 1857 क्रांति की बोलते हैं कि सारी औरतें सो रही थी, केवल लक्ष्मीबाई ही जागी हुई थी, एक लक्ष्मीबाई एक मर्द महिला थी। तो निष्कर्ष रूप में क्या थी, उस समय की कितनी वीरांगना थी, निडर थी, साहसी थी, उत्तेजित होते हुए अपने प्राणों की परवाह न कीते हुए अपने राज्य की, अपने स्वामी भक्ति की उन्होंने क्या दी थी, सेवा दी थी। ये अंतिम निष्कर्ष भी निकालना। अंत में हो जाएगा गृह कार्य देना, वो तो सबके साथ होता ही है। लास्ट में हम जो भी कोई पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों को पहले पाठ का पूरा वो बताते हैं चर्चा, अच्छा बच्चों आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पाठ की चर्चा के बच्चों को इंक्लूड कर देंगे। अगर संदर्भ स्रोत के बारे में बता रहे तो बच्चों को उसमें लगाएंगे, बच्चों को लगाकर फिर धीरे धीरे विषय वस्तु का चयन, फिर उसका प्रस्तुतिकरण कौन सी घटना से लिया, घटना के बारे में बच्चों को ऐसा माइंड कर देंगे कि वो साक्षात उसी घटना के रूप में, जैसे कहानी विधि में कहानी कल्पना, ऐसे ही उस कक्षा का माहौल बन जाए कि बालक स्वयं लगे कहाँ हम उस स्थान पर गए हुए थे। अंत में गृह कार्य आता ही है, जो गृह कार्य के रूप में आप उनको बालक को पुनः रिवाइज हो जाए, अर्थात जो पाठ पढ़ाया उसका गहन अध्ययन अच्छी तरह से कर सके। सामान्य तथा संदर्भ विधि एक कठिन विधि है। जी हाँ, सामान्य रूप से संदर्भ या स्रोत विधि है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सबके लग रहा होगा पता नहीं मैडम क्या आई है संदर्भ, सोर्स, ये अनुसंधान है, क्या बोल गई, क्या है क्या नहीं, ये थोड़ी कठिन विधि है। पर इसको सरलतम रूप से, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें, स्थान है, स्थल है, व्यक्ति विशेष है, उनसे जानकारी लेना, फिर हमारे जो एसएस के पार्ट में जो भी टॉपिक आए उस टॉपिक के रूप में उसको जोड़ देना है, रिलेटेड कर देना, तो एक सरलतम रूप से इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसमें शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण ज्ञाता एवं कुशल शिक्षक होना आवश्यक है। विद्यालय शिक्षा में इन स्रोतों एवं संदर्भों का प्रयोग कई बार से किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना, तुम सोच रहे होंगे मैडम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, संदर्भ क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा कुछ समझ नहीं आए। पर हमें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उन सबके बारे में बालकों को बताना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। संदर्भ हमने वहाँ का, जैसे प्राचीन सभ्यता है तो प्राचीन सभ्यता के बारे में हमने ये सोर्स किए, उन सोर्सों के माध्यम के द्वारा बालकों तक ज्ञान पहुँचाना, उनके ज्ञान का सर्वांगीण विकास करना, यही विधि है। कठिन नहीं है, सरल है, थोड़ा सा बस धैर्य को बनाए रखते हुए इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया है, बस वही चीज़ इसमें स्रोत के रूप में आ जाती है। एसएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी ही विधि कही गई है। कौन सी? स्रोत। इसमें कई प्रकार से प्रयोग किया, जैसे पुस्तकालय से पूरक अध्ययन के रूप में विद्यालय में इसका जो विधि है बहुत प्रकार से प्रयोग किया। जो पहला है इसमें पुस्तकालय से पूरक अध्ययन के रूप में, से पूरक अध्ययन के रूप में पुस्तकालय में ही जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, उन बुक्सों से आप पढ़ के पता चल जाएगा आपको।
क्या हमारे टाइम की प्राचीन संस्कृति कैसी थी, प्राचीन इतिहास कैसा था, उस समय के व्यक्ति विशेष घटना स्थल उनके बारे में हम कहाँ से कैसे सोच तैयार करें और अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से पारंगत पाएं। शिक्षक अपने पाठ के दौरान जहाँ उपयुक्त समझता है स्रोत एवं संदर्भ प्रसंग पृष्ठ लिख देता है एवं शिक्षार्थियों से अध्ययन करें। कक्षा में यह सार मात प्रस्तुत कर देता है। यह विधि उच्च स्तरीय कक्षा में प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल सही है। ये एसएस का जो विद्यार्थी होता है, बहुत सारी पूरक मैंने बता दिया कि मैं वहाँ गई थी, मैंने रिसर्च किया, खोज किया, फिर आपके पाठ में वो पाठ आ गया। जैसे प्राचीन काल की जैसे पाषाण संस्कृति ले ली तो पाषाण संस्कृति हम संग्राम में कलकत्ता संग्रहालय में गए थे, वहाँ हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। देख के उनके ऊपर रिसर्च किया, क्या उस समय पत्थर से ये सारे कार्य होते थे। अब वही पार्ट तुम्हारी कक्षा में एसएस के पार्ट में अगर वो आ जाए तो आप उसको उस प्रसंगवश जहाँ वो पाषाण के बारे में निरूपण किया गया प्रकरण है उसके में आप संदर्भ या स्रोत को जोड़ सकते हो, जिससे बालक और अधिक लाभदायक हो सके। तो पुस्तकालय से पूरा अध्ययन मतलब पुस्तकों के द्वारा, हाँ ये जरूर है, ये प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सी? संदर्भ एवं स्रोत विधि, ये उच्च स्तरीय बालकों के लिए लाभदायक है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है स्रोतांश संदर्भांश को कक्षा में प्रस्तुत करके, स्रोत संदर्भ को कक्षा में प्रस्तुत करके, संदर्भ कह दो या स्रोत को कक्षा में अब किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कक्षा में प्रस्तुत करके किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है इसको। इस विधि के अनुसार शिक्षक संदर्भ को आंशिक या पूर्ण रूप से, जैसे आंशिक या पूर्ण रूप से कक्षा में किस प्रकार से, जैसे चित्र, सिक्के, ताम्रपत्र, इनके द्वारा बालकों को संदर्भ और स्रोत के बारे में बता सकता है। उस समय की हमारी चित्रकालीन व्यवस्था ऐसी थी, जहांगीर चित्रकार के शौकीन थे। वह जहांगीर कहते थे कि अगर कोई चित्रकार मैं ना देखूं, आंख बंद करके कोई चित्र बना दे तो मैं बता सकता हूँ उसका हाथ किसने बनाया, धड़ किसने बनाया, पैर किसने बनाया। उतने पारंगत थे कौन? जहांगीर चित्रों के। तो उन स्रोतों को हम कक्षा में किस प्रकार से बालकों के विकास में लाभदायक बना लगे, किस प्रकार हम उनको प्रस्तुत करें, सिक्कों के माध्यम से, ताम्रपत्र के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से हम बालकों के सामने कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। और कई विधियां इसमें अपनाई जा सकती है, जैसे इनको बोलकर, लिखकर, पढ़कर, जैसे मैंने बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ और आपको सामने पढ़ प्रेजेंटेशन भी कर रही हूँ कि इनको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके पाठ में कोई प्रकरण है, चित्र आया, गुहा, भित्ति लिख है, अशोक स्तंभ का समय कैसे कैसी हमारी व्यवस्था थी, कितनी तीलियाँ थी, जो चक्र है वो किस प्रकार का हमें प्रेरणा दे रहा, वो सारी चीज़ें हम कक्षा में प्रस्तुत आराम से कर सकते हैं। लपेट खलप करके उन पर कोई चित्र बना लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए, ड्राइंग बना के आप बच्चों को आराम से समझा सकते हो। ये विधि बहुत ही उच्च कक्षा के लिए, न कि प्राथमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षा के लिए यह विधि बहुत ही लाभदायक है। स्थूल पदार्थदर्शी की सहायता से, जी हाँ, निश्चित ही अंतिम विधि सर्वश्रेष्ठ रहती है, परंतु वहाँ स्थूल वस्तुदर्शी उपलब्ध न हो, अन्य विधि जो हम लास्ट में उनका निष्कर्ष सार बताते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इससे बच्चे को क्या पूरा जो अब तक हमने मैटर समझाया उस मैटर के बारे में बच्चों का लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए हम बच्चे को वो सारी सारणी समझाते हुए उसका निष्कर्ष बता देते हैं लास्ट में। तो ये संदर्भ स्रोत विधि बहुत ही लाभकारी है। पुस्तकालय में अध्ययन अथवा म्यूजियम में जाकर देखने से स्रोत संदर्भ केवल पूरक के रूप में काम करते हैं। पुस्तकालय में जाकर आप पुस्तकों के बारे में अध्ययन करोगे, देखोगे और म्यूजियम में जाकर के देखोगे तो वे केवल किसका कार्य करते हैं? पूरक का ही तो है। ये सारी चीज़ें पूरक के रूप में तो है हमारे को, अब प्रेजेंट में थोड़ी है, हो चुकी है तो इतिहास में।
तो ये सारे हमारे अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक है। म्यूजियम में जाना, पुस्तकालय में जाना, इनके अन्य कोई आशा नहीं है। स्रोत संदर्भ विधि का मूल रूप तभी निखरता है जब इनका प्रयोग मुख्य रूप से मुख्य विषय वस्तु के रूप में होता है। जी हाँ, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी जिस टॉपिक पर आप चर्चा कर रहे हो, अगर उसके रूप में आप स्रोत विधि का प्रयोग नहीं करते हो, उसके बारे में बिल्कुल सारे सोर्स तैयार करके बच्चों को नहीं बताते हो, तब ये विधि बिल्कुल ही काम नहीं ली जाती। हाँ, इस विधि का प्रयोग करते हो, बच्चों को एसएस के पार्ट में बताते हो, तो बहुत ही लाभदायक विधि ये कही जाएगी। इस पर आपको प्रश्न करना, चर्चा करना, पूरक कथनों को निकालना, श्याम पट्ट पर कार्य आदि के रूप में सहायक विधाएं समाहित की जाती है। पढ़ा दिया, ठीक है, अब बच्चों से आपने सार करवा दिया, निष्कर्ष निकलवा दिया, बच्चों से आप क्वेश्चन पुटअप करते होते हो। शुरू में चर्चा की, चर्चा करके आपने कहाँ कहाँ आपको इस संदर्भ विधि का प्रयोग करना था वो भी कर दिया आपने। वो करके लास्ट में आप बच्चों को क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों ने कितना समाहित किया, अर्थात कितना ग्रहण किया, उसको आप निकाल सकते हो कि मेरी जो विधि, मेरा जो मेथड पढ़ाने का था वो कितना सक्सेसफुल रहा। इसमें आती है लास्ट में संदर्भ विधि की विशेषताएं और लाभ। इसकी क्या विशेषताएं एवं क्या लाभ है? कौन से? संदर्भ विधि के लाभ या विशेषताएं। विशेषता कह लो, लाभ कह लो। पहली इसमें विशेषता है, शिक्षार्थियों को विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। जी, सबसे बड़ी विशेषता है, विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित। विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है कौन? स्रोत और संदर्भ विधि। छात्र के विषय के गहन अध्ययन के लिए, मैं बता रही ना, आप कहीं जाओगे, रिसर्च करोगे उसके ऊपर, बहुत सूक्ष्म उस पर डूबते जाओगे, नहीं ये कैसे हुआ था, तब उस समय क्या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में वो लोग किस प्रकार से रहते थे, तो बहुत ही माइनर जो चीज़ें हैं वो हमें इसमें देखनी पड़ती है। दूसरी जो विशेषता होती है इसमें वो है, कभी कभी स्रोत और संदर्भ के विरुद्ध ही विषय वस्तु के ज्ञान में शिक्षार्थी अंतिम सार निकालने की दृष्टि से अपने विवेक का प्रयोग करना सीख जाते हैं। बिल्कुल, विषय वस्तु कठिन है, उसके सार को निकालने के लिए, अर्थात वो निष्कर्ष निकालने के लिए, इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो जो विद्यार्थी है, जो बालक है, वो स्वयं कार्य करके सीखना, स्वयं अपने विवेक से कार्य करना सीख जाता है। किसके माध्यम से? संदर्भ एवं विशेष स्रोत के माध्यम से। अगला जो इसकी विशेषता है वो है, विषय के उच्च स्तरीय अध्ययन एवं शोध कार्य में रुचि जागृत करना। उच्च स्तरीय अध्ययन, उच्च स्तरीय अध्ययन और शोध कार्य में रुचि जागृत करना। शोध कार्य में रुचि जागृत करना और विस्तृत उच्च स्तरीय अध्ययन, बहुत गहन, बहुत सारी चीज़ों को आपका अध्ययन करने पड़ेगा, और उसमें फिर शोधार्थी जो अनुसंधान करता है उसके लिए अध्ययन कार्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन सी विधि? संदर्भ विधि। शोध एवं खोज के परिणाम स्वरूप इतिहास आदि में आने वाले परिवर्तनों के समझने एवं स्वीकार करने संबंधी प्रशिक्षण का प्रारंभ इस विधि के माध्यम से हो सकता है। समझने एवं प्रशिक्षण का माध्यम इस विधि से द्वारा हो जाता है। कौन सी? स्रोत, क्योंकि वो खोज करता है, सारी चीज़ों को एकत्रित करता है, फिर वो कहाँ किस रूप में उसको प्रयोग करवाना है, बच्चों को किस माध्यम से उसको देना है, किस माध्यम से बच्चों को समझाना है, तो बालक का ज्ञान इसमें बहुत डेवलप हो जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है, स्वाध्याय एवं अतिरिक्त अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, स्वयं अध्ययन करना,
ये प्रवृत्ति बालक में आ जाए तो बालक पूर्ण निष्णात हो जाएगा। उसको घर वालों को कोई ज़रूरत नहीं होगी, किसी को डांटना नहीं पड़ेगा, ना स्वयं बालक क्या हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। अनुशासित जब बालक हो जाता है तो वो कहने के लिए कि आप ऐसा कीजिए, ये मत कीजिए, ये करिए, वो करिए, वो कहने के लिए बालक नहीं डांट रहेगा। ठीक है, ये इसमें बहुत लाभदायक है स्वाध्याय के लिए, स्वयं अध्ययन के लिए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है शिक्षार्थियों में कई प्रकार की स्वस्थ रुचियाँ, जी हाँ, जैसे विभिन्न प्रकार के संग्रह आदि की अभिरुचियाँ विकसित हो जाती हैं। संग्रह करने की बालकों में ललक जागृत हो जाती है। आज हमने ये किया है, हमें हो सकता है और दूसरी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, खोज करना चाहिए। तो स्वयं स्वाध्याय विकसित हो गया, स्वयं पढ़ने करने लग गया, मनन करने लग गया। अगर उसका निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है, उसका स्वार स्वयं पाठ्य वस्तु कोई क्लिष्ट है तो स्वयं अपने विवेक से उसका निष्कर्ष भी निकालना सीख गया कि स्वाध्याय करेगा। तो अब उसके लिए क्या है, अंतिम जो उसका ये है, रुचि विकसित हो जाएगी। रुचि विकसित हो जाएगी तो बालक का ज्ञान डेवलप हो जाएगा। बालक शोध करने के लिए अर्थात संदर्भ के विषय में गहन अध्ययन से अपने पाठ्य वस्तु को या अपने पाठ में आए हुए टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेगा और भविष्य का अच्छा शोधकर्ता कहलाएगा। अब जहाँ लाभ आ जाएं वहाँ कमियाँ भी होती है, जहाँ विशेषताएँ हैं। लाभ की बात है तो वहाँ उसकी लिमिट्स भी होती है, क्या क्या लिमिट्स है अर्थात सीमाएँ। अब इसकी क्या क्या सीमाएँ हैं, किसकी, संदर्भ ग्रंथ की। यह विधि अधिक समय लेती है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ है इसमें, यह विधि अधिक समय लेती है। ये नहीं कि आज हम गए, हमने सोर्स खोजा, हम गए, मिल गए सोर्स, और कभी कभी तो उसमें 7 साल 6 महीने 2 साल 3 साल बहुत टाइम में लगता है। खर्चीली भी है, बाहर जाना भी पड़ता है। अगर वैसे बालक को कर्ण पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तकों का ढेर भी लगा रहता है, उन चीज़ों में आपको खोजना पड़ता। पहले शिक्षक करेंगे, शिक्षक के बाद छात्र करेंगे, तो ये बहुत ही लाभदायक तो है, परंतु क्या ये अत्यधिक समय लेती है। समय लेगी तो फिर इसको प्रतिदिन कार्य हम नहीं कर पाएंगे, प्रतिदिन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये प्रतिदिन कार्य नहीं करवा सकते इसके लिए। क्यों? क्योंकि पहले समय में हम गए थे जिस चीज़ के सोर्स को लेने के लिए, वो हमें नहीं मिले, तो रोज इस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसके लिए अगला जो पॉइंट है, सीमा है इसकी, वो है विषय में निष्णात, अनुभवी एवं परिश्रमी शिक्षक की आवश्यकता। सबसे जो ज़्यादा जो जरूरी है, महत्वपूर्ण, वो है इसमें शिक्षक निष्णात होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, पूर्ण रूप से अपने विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ विधि के अंतर्गत प्रतिदिन ये हो नहीं सकती, ज़्यादा समय लेती है, खर्चीली भी होती है। अगर शिक्षक बाहर जाते हैं तो उसमें अपव्यय भी होता है, अपना खर्च भी होता है। तो आपको आज हमने संदर्भ ग्रंथ विधि और स्रोत विधि के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या इसके कार्य थे, क्या इसकी विशेषताएं थी, किस कारण से इसको SS में लाया जाता है, इसके पढ़ाने के क्या लाभ थे, बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति हो जाती है, विषय वस्तु को स्वयं में करने को इंक्लूड कर लेते, बालक का सर्वांगीण विकास करती है। ये इतिहास के लिए बहुत ही अच्छे, अर्थात बालक स्वयं तर्क शक्ति का इसमें प्रयोग करने लग जाता है। अपने तर्क शक्ति के माध्यम से बालक इसमें पूर्ण निष्णात हो जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? संदर्भ ग्रंथ विधि के द्वारा। ये हमारी संदर्भ ग्रंथ विधि यही समाप्त होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।